साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद विनय त्रिपाठी सर में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर, आज की जो हम लोग क्लास पर बात करने जा रहे हैं वो जननांकिकी संक्रमण सिद्धांत है। कई बार मैंने देखा है कि बच्चों को बड़ी तकलीफ होती है, समस्या होती है कि वो ऐसे टॉपिक को स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं यदि उन्हें समझ में नहीं आता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसकी बारीकियों के साथ आपको बहुत ही कम समय में आपको इसे पूरा क्लियर कर दें। तो देखें जरा, नाम से ही क्लियर हो रहा है जननांकिकी संक्रमण सिद्धांत। तो सबसे पहले तो ये फोकस करेंगे कि ये जो संक्रमण शब्द है इसका रियल मीनिंग क्या है। तो बच्चों, जो संक्रमण शब्द है, इस संक्रमण का मतलब होता है कि जब कोई चीज एक फेज से दूसरे फेज में ट्रांसफॉर्म हो रही होती है, तो जो बीच का दौर होता है, जो बीच का काल होता है, उसे आप संक्रमण काल कहते हैं। जननांकिकी का मतलब यहां पर हम बात कर रहे हैं डेमोग्राफी की। तो जब किसी देश की जनसंख्या एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रही होती है और उसके अंदर जो सिद्धांत लागू होते हैं, उन्हीं सिद्धांतों को हम लोग क्या बोलते हैं, जननांकी संक्रमण सिद्धांत बोलते हैं। और इस पर कई अलग अलग विचारकों ने अपने अपने विचार दिए हैं और जिनमें से जो प्रमुख हैं आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बात आप समझने का प्रयास करें कि किसी भी देश के विकास की जब आप बात करते हो तो वहां पर यही आप सबसे पहले देखते हो कि वहां का राष्ट्रीय आय कितना है या प्रति व्यक्ति आय कितना है। प्रति व्यक्ति आय जो निकालने का सबसे प्रचलित तरीका है, यदि उसकी हम बात करें तो बहुत ही सीधी सी बात निकल के आती है कि यदि किसी देश में जनसंख्या बहुत ज्यादा है और वहीं दूसरे देश में जनसंख्या बहुत कम है और दोनों की यदि हम राष्ट्रीय आय को बराबर मान लें, तो जहां पर जनसंख्या कम है वहां पर ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय ऊंची हो जाएगी। और जैसे ही प्रति व्यक्ति आय ऊंची होगी, वहां के लोगों का जीवन स्तर आपको कैसा दिखेगा, ऊंचा दिखने लगेगा, अच्छा दिखने लगेगा। इसका मतलब ये निकल करके आ रहा है, आप समझ सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय से हम जीवन स्तर को देखेंगे तो वो किस पर डिपेंड करेगा, उस राष्ट्र, उस देश की जनसंख्या के टोटल वैल्यू पर, टोटल मूल्य पर। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। अब हम लोग बात करते हैं कि ये क्या है जरा। तो देखिए, कहा जा रहा है कि द थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एक्सप्लेन्स द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन बर्थ रेट एंड डेथ रेट ऑन द ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि किसी देश की जनसंख्या में किस तरीके से वृद्धि दर आगे बढ़ेगी या पीछे जाएगी, यह किस पर डिपेंड कर रहा है, यह डिपेंड कर रहा है जन्म दर और मृत्यु दर पर। बहुत ही सिंपल सी बात है, जब कोई देश विकास की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है तो शुरुआत में वहां पर बुनियादी आवश्यकताएं पूरा करने के लिए बहुत अच्छे क्वालिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल आपको देते हैं, जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो आपने तमाम केसेस देखे होंगे जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गर्भ में ही बच्चे की डेथ होने लगती है ड्यू टू लैक ऑफ द सफिशिएंट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्यू टू लैक ऑफ द सफिशिएंट मेडिकल कंसल्टेशन। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि बच्चा गर्भ में ही कई बार डेथ कर जाता है, या बच्चा पैदा हुआ तो पैदा होने के बहुत ही कम उम्र के अंदर, 2 साल 3 साल 1 साल के अंदर ही, मतलब जो चाइल्ड मोर्टिलिटी है वो ज्यादा हो जाती है कई बार। किसके कारण? न्यूट्रिशन की कमी के कारण, आप कह सकते हो मेडिकल सुविधाओं के कारण। तो इसका मतलब है कि जन्म दर और मृत्यु दर, इन दोनों पर यदि हम देखने की कोशिश करेंगे तो यदि उच्च जन्म दर होगी और लो मृत्यु दर होगी तो ऑब्वियस सी बात है क्या है, जनसंख्या ज्यादा होगी। एक ऐसी भी कंडीशन आ सकती है कि जब जन्म दर कम हो जाए, मृत्यु दर कम हो जाए, दोनों बैलेंस रहे, बराबर रहे, जनसंख्या स्थिर नजर आएगी। वहीं पर एक ऐसी स्थिति भी आएगी कि मृत्यु दर ज्यादा हो जाएगी, जन्म दर कम हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, जनसंख्या कम होने लगेगी, डिक्लाइन होने लगेगी। तो ये कई सारे स्थितियां हैं, कई सारे स्टेज हैं। तो जब भी कोई जनसंख्या इन अलग अलग स्टेजेस से गुजरती है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जननांकिकी संक्रमण कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये डिफिनीशन क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, यदि हम बात करें कि सर ये सिद्धांत कहां से आया, तो आप समझने का प्रयास करो कि जो जननांकिकी संक्रमण सिद्धांत है इसका प्रतिपादन 1929 में W.M. थॉमसन ने किया था। तो मॉरिन थॉमसन ने इसका प्रतिपादन किया था। जो जननांकिकी संक्रमण सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने किया? थॉमसन ने किया। लेकिन इसे व्यवस्थित रूप से तथा वैज्ञानिक स्वरूप देने की यदि बात करें तो इसको वैज्ञानिक स्वरूप देने का, साइंटिफिक स्वरूप देने का, देखिए साइंटिफिक कहने का यहां पर क्या मतलब है, एक सिस्टमेटिक वे में किसी चीज को समझना, एक सिस्टमेटिक वे में यानी कि क्रमबद्ध तरीके से समझने के तरीके को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक तरीका कहते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि इसको जो साइंटिफिक तरीके से अरेंज किया वो किया F.W. नॉटस्टीन ने। तो दो नाम आपके सामने आ गए, एक तो नॉटस्टीन का नाम आ गया और दूसरा थॉमसन का नाम आ गया।
थॉमसन ने शुरू किया, लेकिन नॉटिस्टिन ने इसको व्यवस्थित किया, इसीलिए हम इनको जननांकिकी का जनक कहते हैं। तो आपकी परीक्षा में सवाल पूछ सकता है कि जननांकिकी का जनक किसे कहा जाता है, आप आंसर करेंगे नॉटिस्टिन का। लेकिन बाद में जैसा कि आप जानते हैं कोई भी चीज जब एक बार स्टेब्लिश हो जाती है तो बाकी के लोग उसके आधार पर उसके साथ साथ दूसरे रिसर्चेज को करके क्या करते हैं, उस पर और अपने सिद्धांतों को जोड़ते चले जाते हैं। तो आप देखेंगे कि बाद में सीपी ब्लेकर तथा टोडेरो ने महत्वपूर्ण योगदान इस फील्ड में अपना अपना दिया। तो हम लोगों को क्या करना है, जल्दी से इन तीनों लोगों के बारे में, थॉमसन के बारे में, सीपी ब्लेकर के बारे में और टोडेरो के बारे में, जो अलग अलग इन्होंने ट्रांजिशन स्टेज पर बातें करी हैं, वो आप लोग समझ लें, वही आपको पढ़ लेना है और वही आपकी परीक्षा में आता है। तो बिना देर के सबसे पहले हम लोग बात किस पर करेंगे, टोडेरो पर। तो देखें टोडेरो का जो जननांकिकी संक्रमण सिद्धांत है क्या करता है। सबसे पहले याद रखेंगे कि टोडेरो 3 चरण की बात करते हैं, 3 चरण के जननांकिकी सिद्धांत को समझाते हैं। स्टेज 1 ये कहते हैं कि उच्च जन्म दर के साथ उतनी ही उच्च मृत्यु दर, ध्यान से समझना, उच्च जन्म दर होगी और उच्च मृत्यु दर होगी। कल्पना करिएगा हिंदुस्तान जैसे मुल्क में आज से यदि 100 साल पहले आप देखो तो लोगों के 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे होते थे, और बच्चे इस क्रम में लोग पैदा करने की टेंडेंसी में रहते थे। उन्हें लगता था कि भाई पता नहीं ये लंबा जिएगा कि नहीं जिएगा, क्योंकि मेडिकल की सुविधाएं इतनी अच्छी नहीं थी। तो देयर इज नो डाउट कि जन्म दर बहुत हायर थी और मृत्यु दर भी हायर थी। तो ये स्टेज 1 है। लेकिन जब दोनों हायर रहेगी तो आप देख रहे हो कि जनसंख्या लगभग क्या होगी, लगभग स्थिर होगी। जनसंख्या यहाँ पर लगभग स्थिर होगी। तो याद रखना है आपको क्या, कि जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों हाई होती है तो जनसंख्या लगभग स्थिर होती है। स्टेज 2 क्या कहते हैं, स्टेज 2 में कहा जा रहा है कि विकास के साथ, अब विकास में कौन सा विकास, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है, सड़कें अच्छी बन रही हैं, एजुकेशन का सिस्टम अच्छा हो रहा है, पीने के पानी की सुविधाएं मिल रही हैं, डॉक्टर्स आपके लिए अवेलेबल हैं, खाने पीने का न्यूट्रिशनल डेवलपमेंट हो रहा है। तो विकास, आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। विकास के साथ लोगों की आय में वृद्धि होती है। जब आय में वृद्धि होगी तो आप अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, अच्छे से रहेंगे, कंफर्टेबल रहेंगे। फिर ऐसी स्थिति में रहन सहन का स्तर क्या होगा, सुधरेगा। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि होगी और फिर देखते ही देखते क्या हो जाएगा, मृत्यु दर में कमी होगी। मृत्यु दर में कमी होगी और जन्म दर ऊंची बनी रहेगी। तो कॉमन सेंस लगाइए, क्या होगा, जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा है और मृत्यु दर में कमी हो गई, क्योंकि विकास अच्छा हुआ तो जनसंख्या बढ़ेगी। और जनसंख्या इतनी बढ़ेगी कि ये जनसंख्या विस्फोटक हो जाएगी, एक बहुत बड़ी जनसंख्या हो जाएगी। जब हम देखें तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई जब मृत्यु दर कम हो गई और जन्म दर ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बन जाएगी। तो यदि खूब अच्छे से सवाल को फ्रेम किया जाए तो पूछा जा सकता है कि जननांकिकी संक्रमण सिद्धांत के अनुसार किस स्टेज में जनसंख्या विस्फोट की समस्या आती है। तो आंसर आप करेंगे कि सर ये समस्या आती है स्टेज 2 में, अकॉर्डिंग टू टोडेरो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी। फाइन, इसको आप मेंस में भी कहीं पर भी लिख सकते हो यदि जनसंख्या विस्फोट की जिक्र कर रहे हो तो। अब जरा सा आगे बढ़िए, स्टेज 3 की तरफ आइए। स्टेज 3 में क्या है, स्टेज 3 में यह है कि जब नगरीकरण हो रहा है तेजी से, या जब औद्योगिकीकरण तेजी से हो रहा है तो गांवों से लोग नगरों की तरफ मूव कर रहे हैं, उद्योग धंधों की तरफ मूव कर रहे हैं। एक जो ज्वाइंट फैमिली का कल्चर था वो न्यूक्लियस फैमिली के कल्चर में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। आप अपने इलाके में महसूस करना, अपने क्षेत्र में, अपने समाज में महसूस करना। भाई यदि बच्चे को संभालने वाले घर में 8-10 लोग हैं तो सोचते हैं चलो एक बच्चा हुआ है, एक और हो जाएगा, कोई बात नहीं, उसको दादी मामी मौसी मम्मी मिलकर संभाल लेंगी। लेकिन जब वहीं पर आप अकेले रहते हो अपनी वाइफ के साथ या अपने हस्बैंड के साथ, या कोई आपका जानने वाला ऐसे रहता है, तो एक सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि एक बच्चे को संभाल करके थोड़ा बड़ा कर पाएं तो अब दूसरा करें तो फिर 2-3 साल उसके लिए चाहिए होता है। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनने लगता है। साथ में ज्यादातर आप देखेंगे कि औद्योगिकीकरण जब स्टैब्लिश होता है तो नगरों में न्यूक्लियस फैमिली का कल्चर होता है, मेल और फीमेल, हस्बैंड वाइफ दोनों क्या होते हैं, जॉब में होते हैं। ऐसी कंडीशन में वो इस चीज से थोड़ा सा बचना चाहते हैं। तो यदि हम देखें तो यहाँ पर क्या होगा कि जन्म दर में तेजी से कमी आने लगती है, जन्म दर में तेजी से कमी आने लगती है। और इस स्टेज में क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि की दर में गिरावट देखी जाती है, जन्म दर में तेजी से कमी आने लगती है। एग्जाम्पल ले लीजिए आपने देखा बीच में चाइना की पॉलिसी क्या थी, बीच में चाइना ने हम दो हमारे एक की पॉलिसी लागू किया था और इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां पर तेजी से आगे बढ़ रहा था, मैक्सिमम लोग वर्किंग थे, तो जनसंख्या क्या होने लगी, डिक्लाइन होने लगी थी। राइट, ये स्टेज 3 है, जब औद्योगिकीकरण के कारण जन्म दर में क्या हो जाता है, तेजी से कमी आ जाती है और ऐसे कंडीशन में जनसंख्या की वृद्धि दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो टोडेरो के तीनों स्टेजेस को आपने देख लिया। ठीक है, मैं आशा करता हूं बात समझ में आ रही होगी। पहला स्टेज में हमने आपको क्या समझाया टोडेरो के बारे में, टोडेरो के बारे में हमने आपको समझाया कि पहले स्टेज में उच्च जन्म दर होगी और उच्च मृत्यु दर होगी। दूसरे स्टेज में देखिए विकास हो जाएगा,
विकास होगा तो मृत्यु दर कम हो जाएगी और जन्म दर ऊंची बनी रहेगी, जिसके कारण जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा। और वहीं पर जब हम तीसरे स्टेज की स्थिति करते हैं, तीसरे स्टेज पर बात करते हैं, तो क्या होता है, औद्योगिकीकरण के कारण जन्म दर में कमी हो जाती है। जन्म दर में कमी होने के कारण जनसंख्या धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम होने लगती है। तो ये तो बात हो गई टोडेरो के साथियों। इसके बाद देखें सीपी ब्लेकर क्या कहते हैं जल्दी से। सीपी ब्लेकर का सिद्धांत क्या कहता है, तो सीपी ब्लेकर देखिए कुल आपका यहाँ पर 5 अवस्थाओं में एक्सप्लेन करते हैं। सीपी ब्लेकर के अनुसार जो जननांकिकी संक्रमण है, जो ट्रांजिशन है, वो 5 अवस्थाओं का है। पहला स्टेज यहाँ पर भी क्या है, सेम वैसा ही, जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ऊंची रहती है और जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंची रहेगी तो जनसंख्या क्या होगी, बिल्कुल हायर स्टेशनरी होगी, यानी कि उच्च जनसंख्या होगी और वो स्थिर रहेगी। क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ज्यादा है तो ज्यादा बच्चे पैदा होंगे, ज्यादा लोग आएंगे देश के अंदर, और ज्यादा लोग आएंगे तो फिर क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगी। ठीक है, और बढ़ने के साथ साथ चूंकि मृत्यु भी ज्यादा है तो स्थिर रहेगी। और स्थिर कैसी रहेगी, हाई स्टेशनरी रहेगी। याद रखना, हाई स्टेशनरी और लो स्टेशनरी, मतलब जनसंख्या बढ़ करके स्थिर हो रही है, ज्यादा जनसंख्या स्थिर हो रही है तो हाई स्टेशनरी, और कम जनसंख्या स्थिर हो रही है तो लो स्टेशनरी। तो पहले में क्या होगा, हाई स्टेशनरी। दूसरे की बात करते हैं स्टेज 2 की। स्टेज 2 में कहते हैं कि मृत्यु दर में कमी तथा जन्म दर ऊंची बनी रहती है। जरा ध्यान समझना, मृत्यु दर में कमी क्यों आई, याद करिए जरा, टोडेरो का हमने अभी अभी बताया था आप लोगों को थोड़ी देर पहले कि इसमें कमी इसलिए आई क्योंकि यहां पर क्या हुआ, विकास हो गया, विकास हुआ, बुनियादी सुविधाओं का विकास हुआ तो मृत्यु दर में कमी आ गई और जन्म दर ऊंची बनी हुई है। अगेन क्या हो जाएगा, अर्ली एक्सपेंशन होगा और जनसंख्या विस्फोट वाली स्थिति यहां पर भी बनी रहेगी, क्योंकि यहां पर जो डेथ रेट है उसमें डिक्लाइन हुआ है जबकि बर्थ रेट एज इट इज बना हुआ है। ठीक है, स्टेज 3 में क्या कहते हैं ये सीपी ब्लेकर, जन्म दर में मृत्यु दर की अपेक्षा तेजी से गिरावट आ जाती है। जन्म दर में मृत्यु दर की अपेक्षा तेजी से गिरावट क्यों आएगी, वही बात जो टोडेरो कह रहे हैं, औद्योगिकीकरण होगा, न्यूक्लियस फैमिली का कॉन्सेप्ट डेवलप करेगा, लोग बच्चे कम पैदा करना चाहेंगे, ऐसी स्थिति में जन्म दर में क्या हो जाएगा, गिरावट आएगी। तो इस वजह से यहां पर क्या हो जाएगा, आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो होगा वो लेट एक्सपेंडिंग हो जाएगा और धीरे धीरे यहां से डिक्लाइनिंग शुरू हो जाएगा। जो टोटल ग्रोथ रेट है वो डिक्लाइन की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि बच्चे पैदा कम हो रहे हैं जबकि डेथ रेट आपकी लगभग कांस्टेंट है। ठीक है, स्टेज 4 में देखिए, स्टेज 4 में कहा जा रहा है कि जन्म दर बहुत तेजी से गिरे और यहां तक कि वह मृत्यु दर के बराबर हो जाए, यानी कि जन्म दर में बहुत ज्यादा शार्प फॉल होता है। समझ में आ रही बात आप लोगों को ये वाली। एक होता है कि धीरे धीरे जन्म दर का गिरना, एक सीपी ब्लेकर इस रिसर्च को और आगे बढ़ाते कहते हैं जब तीव्र औद्योगिकीकरण होता है, ज्यादा न्यूक्लियस फैमिली का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, तो कई बार आपने नोटिस किया होगा कि लोग एकदम से कैपिंग कर देते हैं कि एक ही बच्चा पैदा करेंगे, इससे ज्यादा पैदा ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जन्म दर बहुत तेजी से गिर जाती है, जो लगभग ये मृत्यु दर के बराबर पहुंच जाती है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि लोअर स्टेशनरी स्टेब्लिश हो जाता है, जनसंख्या अपने निचले स्तर पर आकर के क्या होती है, स्टेब्लिश होने लगती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला स्टेज देखिए जो 5 दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मृत्यु दर जन्म दर से ऊंची हो जाती है। जरा कल्पना करिएगा, जन्म दर बहुत कम हो गई और मृत्यु दर उससे ऊंची हो गई, मतलब मृत्यु दर ज्यादा हो गई और जन्म दर कम हो गया। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, बहुत सी क्लियर बात है कि यहाँ पर डिक्लाइन करने लगेगी पॉपुलेशन आपकी, और पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी तो जनसंख्या जो होगी वो धीरे धीरे कम होने लगी। ठीक है, इनकी रिसर्च कहती है कि 1970 में जो भारत है यह अपनी तीसरी अवस्था में प्रवेश कर चुका है। तीसरी अवस्था का हमने आपको समझा दिया है कि तीसरी अवस्था में क्या होता है। तीसरी अवस्था में इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ हम मूव करते हैं और शहरों में, नगरों में न्यूक्लियस फैमिली का कल्चर डेवलप होता है। कपल ज्यादातर अपने अपने साथ अकेले अकेले रहते हैं, दोनों लोग एक साथ में, और फिर क्या होता है वो बच्चे पैदा करने से बचना चाहते हैं। तो इस स्थिति में भारत इंटर कर चुका है। ये आप अपने घरों में, अपने समाज में आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि सीपी ब्लेकर के 5 स्टेज आपको क्लियर हो गए होंगे। आफ्टर दिस लास्ट था यहाँ पर, ये लास्ट है डब्ल्यू थॉमसन का स्टेज, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। डब्ल्यू थॉमसन का जो स्टेज है 1929 में इन्होंने दिया था। ये कहते हैं कि 4 स्टेज में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होता है। पहला स्टेज देखिए सबका कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। दूसरे स्टेज में हाई बर्थ बट लो डेथ रेट। क्यों लो डेथ रेट क्यों हो रही है, लो डेथ रेट इसलिए हो रही है क्योंकि मैंने आपको बताया कि वहां पर बुनियादी सुविधाओं का विकास हो चुका रहेगा दूसरी स्थिति में। तो यदि किसी का तबीयत खराब है तो डॉक्टर उसको दवा देगा, मरने से बचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसके अलावा तीसरे स्टेज में आपने देखा कि लो बर्थ रेट है बट पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, क्योंकि जब दूसरा वाला जो स्टेज था जिसमें मृत्यु दर कम थी और जन्म दर ज्यादा थी, उसमें ऐसी जनसंख्या का विकास ज्यादा हो गया जिनके अंदर प्रजनन क्षमता है, यानी कि युवा वर्ग का ज्यादा संख्या मिल गया समाज के अंदर। जब युवा वर्ग का संख्या ज्यादा मिल गया तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा कि वो उनकी प्रजनन क्षमता होगी तो वो ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे। ठीक है, तो इवन कि आपका जो बर्थ रेट है ना ये कम रहेगा, ये बर्थ रेट कम रहेगा, लेकिन
ऐसे पॉपुलेशन की मात्रा ज्यादा है, ऐसे जनसंख्या की मात्रा ज्यादा है जो बच्चे पैदा कर सकते हैं। इस वजह से क्या हो रहा है कि तीसरे स्टेज में भी यहाँ पर जनसंख्या इंक्रीज कर रही है। और चौथा स्टेज अगेन वही है कि लो डेथ रेट और लो बर्थ रेट। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा, लो स्टेशनरी का कॉन्सेप्ट आपके सामने आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वाला बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है। यदि कोई कंफ्यूजन होता है आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, बता सकते हैं। इसके अलावा आप यदि चाहते हैं कि इसी तरीके के कुछ और टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए आपके बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि हाँ सर इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाइए। रेस्ट मैं अपनी तरफ से मैक्सिमम टॉपिक इस तरीके के जो हैं उस पर आपके लिए काम कर रहा हूं। और इसी के बाद आप देखेंगे कि एक आपको और टॉपिक मिलेगा जिसमें हम अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, ऑप्टिमम पॉपुलेशन थियरी पर बात करने जा रहे हैं। तो ये आप लोगों को जस्ट इसके बाद वीडियो देखने को मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।